एपिसोड 381 टू 390। अध्याय 381। 126 खुद को मात देना। कड़ाही के नीचे से लकड़ी निकालना _5। मैं अपना सामान पैक कर रहा हूं और कल तुम्हारे घर जा रहा हूं। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। निंग किंगलिन ने उत्साह से उसे कसकर गले लगा लिया। रान, सच में? बायरान ने हताश होकर सिर हिलाया। मेरी भाभी दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज होती जा रही हैं। उनका चेहरा देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। हमें घर खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बाहर कई संपत्तियां हैं। हम उनमें से किसी में भी रह सकते हैं। ये कैसे ठीक हो सकता है? वे आपके घर हैं। बायरान ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हमें अब भी मेरे और तुम्हारे बीच अंतर करने की जरूरत है? जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। निंग किंगलिन मुस्कुराए। ठीक है, अब से मैं तुम्हें अपना वेतन काट दूंगी, मेरी छोटी गृहस्वामी। बायरान ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में आप पैसे कमाने और परिवार के लिए प्रावधान करने के लिए जिम्मेदार होंगे और मैं एक फूल की तरह सुंदर होने के लिए जिम्मेदार होऊंगा। मैंने हमारी शादी की तारीख के लिए कैलेंडर देख लिया है। मैंने अगले महीने की 16 तारीख तय कर ली है। तुम क्या सोचती हो? हालांकि थोड़ी जल्दी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी शादी का समारोह यादगार रहे। बायरान मुस्कुराए और उसे कसकर गले लगा लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। किंगलिन, मैं तुम्हें हमारी शादी की रात एक रहस्य बताऊंगा। ठीक है। नीचे गू चुनरों की डांट की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। बायरान ने भौहें चढ़ाई। निंग किंगलिन के आलिंगन से बाहर निकली, अपना कोट पहना, खिड़की के पास गई और देखा कि पार्टी पहले ही तितर बितर हो चुकी थी। उस समय तक निंग किंगलिन ने भी अपनी पैंट पहन ली थी और अपने कपड़े लेकर आया। कपड़े पहन लो, चलो नीचे चलकर देखते हैं। कपड़े बदलने के बाद दोनों ऊपर से नीचे चले आए। उन्हें देखते ही गू चुनरोंग ने तुरंत व्यंग्य किया, ओह देखो कौन आया है। तुम दोनों कल सुबह तक सो क्यों नहीं जाते? बायरान ने अपने बाल झटकते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, भाभी मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। किंगलिन और मेरी शादी अगले महीने की 16 तारीख को हो रही है। हमें घर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। गू चुनरोंग तुरंत गुस्से में मुर्गी की तरह फूल गया। शादी? मैं सहमत नहीं हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सहमत हैं या नहीं, उसने कहा और निंग जिहुआन के पास गई और सो रही बायशी को उससे ले लिया। निंग किंगलिन ने गू चुनरोंग की ओर उदासीनता से देखा। लेडी बाय, रानरान और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। चाहे आप सहमत हो या नहीं, मैं उससे शादी करने के लिए दृढ़ हूं। तुम? गू चुनरोंग का चेहरा गुस्से से कांप उठा। बायलुन, गू चुनरोंग से आगे की सोचते हुए निंग किंगलिन की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर निंग, मेरी पत्नी बदतमीजी कर रही है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। जहां तक शादी की बात है, हम इस पर आगे बात कर सकते हैं। इतना कहने के बाद उसने गू चुनरोंग को कड़ी नजर से देखा, जिसने खींचकर अनिच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। बायरान ने पहले बायशी को ऊपर वाले कमरे में बिठाया, फिर निंग जिहुआन और निंग किंगलिन को विदा करने नीचे गई। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, सोफे पर सीधी और सख्त बैठी बायलुन ने ठंडे स्वर में कहा, रान, क्या तुम आज की घटना के बारे में कुछ नहीं बताओगी? मिस्टर निंग पहले यहाँ आ चुके थे, इसलिए मैं बात को और बिगाड़ना नहीं चाहती थी। क्या अब तुम हमें अपना परिवार नहीं मानती, जो हमसे सब कुछ छिपा रही हो? गू चुनरोंग और बायरान दोनों ने देखा। गू चुनरोंग की आंखें कोनों पर उठी हुई थीं, जिससे वह विशेष रूप से कठोर लग रही थी। निंग किंगलिन से तुम्हारी शादी, तुम्हारा भाई और मैं कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। बाय शियांग ने धीरे से कहा, चाची, आप निंग परिवार के साथ कैसे जुड़ी? आपने पहले कभी कोई संकेत नहीं दिया, आपने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपा कर रखा था। बाय रैन ने उपहास किया, निंग किंगलिन के साथ क्या गलत है? निंग परिवार के लोगों के साथ क्या गलत है? क्या आप पी किंगहान को नाराज करने से डरते हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं, मुझे उससे शादी करनी है और आपका विरोध बेकार है। तुम तर्क से परे हो। बायलुन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। बायरान के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला था। अपना सिर ऊंचा करके बायरान ने ताना मारा, अगर तुम सक्षम हो तो मुझे मारो। बायलुन ने अंततः अपना हाथ नीचे कर लिया। रान, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? बायरान ने कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। ये कहकर वह ऊपर की ओर चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद उसने बगल से देखा और उदासीनता से कहा, मैं कल बाय परिवार से बाहर जा रही हूँ। इस तरह हमें एक दूसरे को नाराज नहीं करना पड़ेगा। बायलुन क्रोधित हो गया और गू चुनरों की आंखों में विजय की झलक दिखाई दी। यदि लड़की उस दरवाजे से बाहर चली गई तो उसे कभी वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाय जियांग एक पल के लिए हिचकिचाई। मैं चाची से बात करने जाऊंगी, उसने बायरान के पीछे चलते हुए कहा। यदि आप भी इसके विरोध में हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे कमरे से जल्दी निकल जाएं, बायरान ने कहा और उसने अपना सूटकेस खोला और अपने कपड़े पैक करने लगी। बाय शियांग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। चाची, क्या आप वास्तव में उसे पसंद करती हैं? बायरान ने अपनी भतीजी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बाय शियांग ने स्पष्ट, जिज्ञासु आंखों से उसे देखा। बायरान ने आह भरी। जब वह बच्ची थी तो उसे अपनी भतीजी से बहुत लगाव था, लेकिन अब वह लड़की उसकी भाभी की तरह होती जा रही थी। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, बायरान ने घोषणा की। बाय शियांग मुस्कुराई, तो फिर तो अच्छी बात है। असल में मैं आपके साथ हूँ आंटी। आपको बहुत पहले ही यून परिवार का अड्डा छोड़ देना चाहिए था। आप अपनी खुशी का पीछा करने की हकदार हैं। अध्याय 382। 126 बहुत चालाक होना। कड़ाही के नीचे से लकड़ी निकालना। बायरान ने एक गंभीर मुस्कान प्रकट की। धन्यवाद। उसकी नज़र बाय शियांग के कान के पास लगे तितली हेयरपिन पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अभी भी यह हेयरपिन पहना हुआ है? बाय शियांग ने अवचेतन रूप से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। यह मेरी चाची की ओर से एक उपहार था, यह मेरा पसंदीदा आभूषण है। उसने बाद में सोचा हुआ सा पूछा, क्या यह हेयरपिन किसी जोड़ी का हिस्सा है?
बायरान ने ध्यान से याद करते हुए कहा, एक दोस्त इसे मेरे लिए विदेश से लाया था। यह उस समय के एक काफ़ी प्रसिद्ध डिजाइनर का काम लग रहा था। वास्तव में एक जोड़ी सबसे अच्छे दोस्तों के बीच दोस्ती का प्रतीक। इसलिए भले ही वे एक जोड़ी हैं, वे वास्तव में अलग अलग पहने जाते हैं। बाई शियांग का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। क्या चाची को याद है कि आपने दूसरा किसे दिया था? उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि इस हेयरपिन का दूसरा मालिक शायद वही व्यक्ति होगा जिसके लिए पेई किंगहान दिन रात तरसता रहता था। बाई रैन ने उसकी ओर देखा, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? बाई शियांग मुस्कुराए। उसे डर था कि कहीं बाईरान कुछ गड़बड़ ना पकड़ ले। बस उत्सुकतावश, जरूर कोई ऐसी होगी जिसकी आंटी बहुत कद्र करती होंगी, है ना? क्या वो भी मेरी तरह खूबसूरत और आकर्षक है? ये कहते हुए उसने दोनों हाथों से अपने गाल पकड़े और नखरेबाजी से पेश आए। कहना ही पड़ेगा, बाई शियांग जब प्यारी सी अदाएं करती थी तो काफ़ी आकर्षक लगती थी। बाईरान मुस्कुराए, आप भी उस व्यक्ति को जानते हैं? ये मम्मी। बाईशी अपनी आंखें मलते हुए जाग उठी। बाईरान ने तुरंत ही जो कुछ भी पकड़ा हुआ था उसे छोड़ दिया और जल्दी से उसके पास आई। क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? जैसे ही बाईरान नाम बताने ही वाली थी, बाईशी ने बीच में ही टोक दिया। बाई शियांग इतनी गुस्से में थी कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह दौड़कर उस बच्चे को थप्पड़ मारना चाहती थी जो उसका मजा खराब कर रहा था। आगे पूछने से उसके इरादे साफ जाहिर हो जाते। उसकी चाची बहुत समझदार थी और उन्हें डर था कि कहीं दूसरे पक्ष को पता न चल जाए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं अब जा रही हूँ। ये कहकर वह बेडरूम से बाहर चली गई। बाईरान ने उसकी जाती हुई आकृति को देखा और सोचते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। वह अपनी भतीजी के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थी। इतनी घुमावदार बातचीत के बाद ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे हेयरपिन के मालिक के बारे में जानना चाहती थी। दूसरा वाला तो उसने यूनिया को दे दिया था। क्या उस हेयरपिन में कोई राज छिपा है? ऐसा लग रहा था कि जब भी उसके पास समय होगा उसे यूनिया से बात करनी चाहिए। हेयान ने कांग जिनशियान को घर वापस भेज दिया और वे दरवाजे पर ही अलग हो गए। तभी एक टोयोटा एसयूवी आकर रुकी। यूनिया कार से बाहर निकल गई। आंटी, क्या संयोग है? कांग जिनिक्सियन अवचेतन रूप से झिझका और हेयन के आलिंगन में ऐसे सिमट गया जैसे कि वह डर गया हो। यूनिया कुछ हद तक खुश थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई मूसलाधार बाढ़ या कोई खूंखार जानवर हो। सफ़ेद कमल तो और भी ज्यादा विश्वसनीय अभिनय कर रहा था। देखो हेयान उस पर कितना फिदा था, मानो वो किसी जहरीले जीव को भूल रही हो। हेयन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, सब ठीक है। ये कहने के बाद वह यूनिया को घूरना नहीं भूला। यूनिया मासूम लग रही थी। क्या उसने किसी के साथ कुछ किया था? जब हेयन चला गया तो दोनों साथ साथ जागीर की ओर चल पड़े। मुख्य सड़क के किनारे उनके पैरों के नीचे का रास्ता लैंपों से रोशन था। लगता है भाभी चाचा तुम पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं, बुरा नहीं है। कांग जिनिक्सियन ने चुपके से अपने दांत भींचे। मैं तुम्हें कभी भी अपनी खुशी नष्ट नहीं करने दूंगी। क्या आपकी खुशी को नष्ट करने की आवश्यकता है? सूर्य के नीचे एक बुलबुले की तरह यह एक स्पर्श से फट जाता है। इन ताने भरे शब्दों से कांग जिनशियान का चेहरा असहज हो गया। उसने गहरी सांस ली और तुरंत शांत हो गई। आज रात शाबाश, लेकिन क्या तुम मिस ये के प्रतिशोध का सामना करने के लिए तैयार हो? ये परिवार की आर्थिक और प्रभावशाली शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। हालांकि जी यूनिया ने पासा पलट दिया था और ये शियाओ को नाकाम कर दिया था। उसने ये परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। ये शियाओ उसे नहीं छोड़ेगी और न ही ये परिवार। ये परिवार एक ऐसा अस्तित्व था जिसे जी यूनिया पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। उसे ये परिवार के प्रचंड प्रतिशोध के लिए तैयार रहने दो। यूनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं अंत तक उनके साथ रहूंगी और हम देखेंगे कि असली विजेता कौन है। कांग जिनिक्सियन ने जीवन के प्रति पूरी तरह से लापरवाह होकर उपहास किया। बस ये देखने का इंतजार कर रही थी कि वह कितनी देर तक मुस्कुरा सकती है। कांग जिनशियान अभी ऊपर गई ही थी कि उसने युनशेन को अध्ययन कक्ष से बाहर आते देखा। वह रुकी, फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ी। भाई, उसने अनजाने में उसकी आस्तीन पकड़ ली। युनशेन पीछे हट गए और उदासीनता से बोले, बहुत देर हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। युनशेन उसके पास से गुजरकर नीचे की ओर चला गया। कांग जिनशियान उसकी पीछे हटी हुई आकृति को खोई हुई नजरों से देखता रहा। क्या भाई नाराज था क्योंकि उसने उसे हेयन के साथ देखा था? आधी रात को कांग जिनशियान करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह उठी, जैकेट पहनी और लाइट जलाई। उसने अपने ट्रंक के नीचे उत्तेजक अधोवस्त्र पहन लिया जो रेशमी और पारदर्शी था, जिससे उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त अंग दिख रहे थे। फिर वैनिटी पर बैठकर उसने एक सावधानीपूर्वक मेकअप किया तथा अपनी आंखों को आकर्षक बनाने के लिए आईलाइनर का इस्तेमाल किया। अध्याय 383, 126 खुद को मात देना, कढ़ाई के नीचे से लकड़ी निकालना। उसने अपने शरीर पर थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का और कई बार खुद को आईने में देखा, फिर अंततः जाने के लिए मुड़ी। दालान शांत था। वह सबसे पहले कांग जिनसे के कमरे में गई और दरवाजे के चारों ओर चक्कर लगाया। दरवाजे से उसे कांग जिनसे के सुअर जैसे खर्राटे सुनाई दे रहे थे और वह मजाक में अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। गर्भवती सचमुच एक सुअर में बदल गई। वह मुड़ी और अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने हैंडल को खोला तो पाया कि वह अंदर से बंद था। वह अंदर से बंद था। उसने निराश होकर आह भरी। क्या उसका भाई सचमुच अब उससे मिलना नहीं चाहता था? नहीं, उसे अपने भाई से व्यक्तिगत रूप से पूछना होगा। अध्ययन कक्ष की एक अतिरिक्त चाबी थी। वह कहाँ थी? हाँ, आंटी ली के कमरे में थी। वह नीचे भागी और चुपचाप आंटी ली के कमरे का दरवाजा खोला। वह जानती थी कि आंटी ली और बटलर अंकल फैंग के बीच संबंध है, इसलिए अंकल फैंग की सुविधा के लिए आंटी ली रात को सोते समय कभी भी दरवाजा बंद नहीं करती थी। चाची ली गहरी नींद में सो रही थी और जोर जोर से खर्राटे ले रही थी, इसलिए उन्होंने दराज से अध्ययन कक्ष की चाबी निकाली और ऊपर चली गईं। क्लिक, अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला।
वह बहुत खुश हुई, उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अध्ययन कक्ष में एक लैंप जल रहा था। युनशेन सोया नहीं था और मेज पर बैठा काम कर रहा था। दरवाजे की आहट सुनकर उसने भौहें चढ़ाईं और दूसरी तरफ देखा। लैंप की रोशनी में उस आदमी के चेहरे के भाव तीखे थे और उसकी काली आंखें, रात की काली छाया और गहराई से रंगी हुई, उसकी आत्मा में गहराई से झांक रही थीं। भैया, उसने ध्यान भटकते हुए पुकारा और उसकी ओर झपटी। युनशेन ने भौहें चढ़ाईं, उसे दूर धकेल दिया, लेकिन कांग जिनिक्सियन उससे और भी अधिक चिपक गई और खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया। भाई, क्या अब तुम मुझसे घृणा करते हो? तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि इससे मुझे कितना दुख होता है? भैया, हेयन से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं उसे पसंद भी नहीं करती, लेकिन माँ जिद कर रही है कि मेरी शादी उससे करवा दूँ। मुझे मजबूर किया गया, लेकिन जिससे मैंने हमेशा प्यार किया है वो सिर्फ तुम हो भैया। जैसे ही वह रोई, उसके मुलायम और हड्डियों वाले हाथ उसके वस्त्र के कॉलर तक पहुंच गए, लेकिन एक पल में ही युनशेन ने उन्हें पकड़ लिया। युनशेन ने नीचे देखा, उसकी निगाहें उस पर ठंडी थीं। बस करो। कांग जिनिक्सियन का दिल कांप उठा, क्योंकि उसे उन आंखों में भावना का जरा भी निशान नहीं मिला। उसका दिल एक पल में रसातल में चला गया। क्या अतीत का सारा आनंद एक भ्रम था? नहीं, भाई उससे प्यार करता था, जरूर कोई मुसीबत में पड़ गया होगा। उसे समझने की जरूरत थी। प्रकाश में उसके चेहरे की कोमल आकृति में मासूमियत और दयनीय दुख का मिश्रण था, और उसकी हल्की सी मोहक आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, मानो वे अभी बहने वाली हों, जो देखने वाले के हृदय को पीड़ा से झकझोर रही थीं। भाई, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तुम्हारे द्वारा अनदेखा किया जाना मौत से भी ज्यादा दुख देता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस थोड़ी सी दया की भीख मांग रही हूँ। उसने दयनीय भाव से विनती की। कृपया इसे मुझे दे दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। बात करते समय उसके नाइटगाउन का कंधा खिसक गया, जिससे उसका आधा खुला चिकना और गोरा कंधा दिखाई देने लगा, जो उस युवती के शुद्ध किंतु मनमोहक चेहरे के साथ मिलकर असीम आकर्षण से भर गया था। युनशेन की आंखें गहरी हो गईं, फिर भी वह पीछे हट गया। आज रात मेरा मूड नहीं है, कृपया चले जाए। कांग जिनिक्सियन ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी भाई। बोलते हुए उसने उसकी पैंट खोलने की कोशिश की। उसकी तत्परता उस बच्चे की तरह थी जिसे कैंडी नहीं मिल रही थी और जो हार न मानने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। युनशेन ने नाराज होकर अपने हाथ झटक लिए। क्या तुमने पर्याप्त दृश्य नहीं बनाए? कांग जिनशियान अचानक फूट फूट कर रोने लगी, बहुत दुखी होकर, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भाई बदल गया है। वह महसूस कर सकती थी, उसका दिल बदल गया था। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? भैया, उसने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मैंने क्या गलत किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? क्या ये हेयन की वजह से है? मुझे मजबूर किया गया, माँ ने मेरी शादी उससे करवाने पर जोर दिया। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। युनशेन ने अपना माथा रगड़ा, इससे पहले वह कभी किसी महिला के रोने से इतना परेशान नहीं हुआ था। क्या ये जीलानी की वजह से है? उसने अचानक उस नाम का उल्लेख किया, जिससे युनशेन रुक गया। कांग जिनिक्सियन का दिल धीरे धीरे बैठ गया। उसने सही अनुमान लगाया था, वह औरत, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से गायब थी, सचमुच भाई के दिल में जगह बना चुकी थी। तो फिर उसका क्या हुआ? उसकी क्या गिनती थी? भैया, वह औरत बहुत पहले मर चुकी है। जागो, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी शादी को धोखा दिया। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं थी। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ भाई। उसने धीरे से उसका हाथ अपनी छाती पर रखते हुए कहा। इस दुनिया में केवल मैं ही वह महिला हूं जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करती है, केवल मैं। अध्याय 384, 126 खुद को मात देना, कढ़ाई के नीचे से लकड़ी निकालना। युनशेन की आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं और वह उसे गौर से देखने लगा। उसकी निगाहें इतनी मोहग्रस्त थीं कि वह खुद को उसमें खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी कर्कश आवाज ने एक नाम पुकारा। उसकी उंगलियां धीरे से उसके गाल को छू गईं, मानो डर रही हों, फिर अचानक पीछे हट गईं। लेकिन कांग जिनशियान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपने चेहरे पर रख दिया। हालांकि उसका दिल इतना दुख रहा था कि खून बहने लगा था, फिर भी उसके चेहरे पर धीरे से और जुनूनी मुस्कान थी। भाई शेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक उसने उसे इतनी क्रूरता से मेज पर धकेल दिया जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर झपटता है। कांग जिनिक्सियन का सिर डेस्क के किनारे पर लटक रहा था। उसके लंबे बाल एक भूतिया महिला की तरह नीचे की ओर लटक रहे थे, भयावह और भयावह। उसका शरीर ऐसे दर्द कर रहा था मानो उसे चीर दिया गया हो। उसने उसे पहले कभी इतना पागल नहीं देखा था। फिर भी वह अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाकर मुस्कुराए। मैं तुम्हारे साथ सबसे अंधेरे गर्त में गिरने को तैयार हूँ मेरे भाई। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। भले ही मैं एक विकल्प मात्र हूँ, मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक दिन मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारे दिल में केवल मेरे लिए ही जगह हो। जियांगजो के सबसे अच्छे निजी अस्पताल में लीनान आपातकालीन कक्ष के बाहर चिंतित होकर चहलकदमी कर रही थी। वह समय समय पर बेचैनी से ऑपरेशन कक्ष की ओर देखती रहती थी। क्या करूं? अगर मिस को कोई नुकसान हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा। महिला से बात छिपाने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण उसने अस्पताल जाते हुए उसे फोन किया। महिला ने उसे शांत किया, पहले अस्पताल से संपर्क किया, तुरंत सबसे अच्छे डॉक्टरों को भेजा, फिर जियांगजू में अपने कई परिचितों से अस्पताल का ध्यान रखने के लिए संपर्क किया। वह जियांगजू जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट में थी। वह महिला पहले से ही अपने रास्ते पर थी। ये शियाओ, ये परिवार का अनमोल खजाना थी। अगर उसे कुछ हो गया तो वह निस्संदेह उस महिला द्वारा मार दी जाएगी। वह केवल मिस की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती थी। अंततः ऑपरेशन कक्ष की लाइटें बंद हो गईं और कुछ ही देर बाद डॉक्टर और नर्सें आपातकालीन बिस्तर को धकेलते हुए बाहर आ गए। लीनान जल्दी से आगे बढ़े। ये शियाओ को मम्मी की तरह लपेटा गया था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, भले ही वह जोर से चिल्लाती, शियाओ सुन नहीं पाती।
डॉक्टर ने उसे रोका, क्या आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं? लीनान ने सिर हिलाया, हाँ। उसने डॉक्टर की आस्तीन पकड़ ली और पूछा, डॉक्टर, मेरी मिस कैसी हैं? डॉक्टर ने आह भरी, जहर बहुत तेज था। अच्छा हुआ कि उसे समय पर लाया गया। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहर का असर बहुत ज़्यादा था। इससे त्वचा में नेक्रोटाइजेशन हो सकता है और मवाद निकल सकता है। हालांकि हम इसे रोकने में कामयाब रहे हैं, फिर भी आपको विकृति की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि चिंता मत करो, चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत है कि इलाज की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन। लीनान ने जल्दी से दबाव डाला, लेकिन क्या? लेकिन हम तंत्रिकाजन्य परिणामों से इनकार नहीं कर सकते। हमें इतना निराशावादी नहीं होना चाहिए। जब मरीज जागेगी तो हम उसका निरीक्षण करेंगे। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। ये शियाओ को वीआईपी वार्ड में ले जाया गया, जहां अस्पताल को उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था। ये शियाओ पूरी रात नहीं जागा। लीनान बिस्तर के पास सो रही थी, तभी अचानक वार्ड का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। लीनान की आंखें अचानक खुल गईं और वह फुसफुसाहट की आवाज़ के साथ उठ खड़ी हुई। एक सुंदर और गरिमामयी महिला अंदर आए। उसका चेहरा उदास था, न तो खुशी दिख रही थी और न ही गुस्सा। लीनान के पैर कांपने लगे और सहज रूप से उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा था। माँ, मैडम। क्लिक क्लैक, क्लिक क्लैक। फर्श पर ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज़ उसके कानों में तेजी से और भारी होकर गूंज रही थी। चुभने वाला, फिर भी सुस्त, अजीब तरह से नसों को कसने वाला। यूनिया की नींद उसके मोबाइल फ़ोन की लगातार बजती घंटी से खुल गई। उसने फ़ोन को धीरे से उठाया और सहजता से उत्तर दिया। उसके शब्द स्पष्ट थे, हेलो जी यूनिया। एक गहरी आवाज़ ने अचानक यूनिया की तंद्रा को भगा दिया। उसने फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डाली। सुबह के 4 बज रहे थे। भाईयान उसे अभी क्यों फ़ोन कर रहे थे? भाईयान, इस समय क्यों फ़ोन कर रहे हो? क्या हुआ? वह आंखें बंद करके लेट गई। मैं तुम्हारे सामने वाले दरवाजे पर हूँ, बाहर आओ। क्या? यूनिया बिस्तर से उछल पड़ी। नींद का अंतिम निशान पूरी तरह से गायब हो गया। अध्याय 385, 127 स्वाद परीक्षण। उसने अपने कपड़े पहने और बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम से बाहर निकली, उसे ठंडी हवा का सामना करना पड़ा, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जियांगजोऊ में दिन और रात के बीच तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है। रात में कभी कभी यह कुछ डिग्री तक गिर जाता है, जो यूनिया को चाकू की तरह काटता है। पूरी संपत्ति में अजीब सा सन्नाटा था और बैठक से मुख्य द्वार तक काफी दूरी थी। रात की हवा उसके बालों को बेतहाशा झंकृत कर रही थी। यूनिया ने अपने कपड़े कसकर लपेट लिए और जल्दी से द्वार की ओर बढ़ी। ठंड से उसके होंठ कांप रहे थे। उसने सोचा कि अगर भाईयान उसे सुबह 4 बजे बुला रहा है तो उसे जरूर कोई जरूरी बात बतानी होगी। यही सोचकर उसने अपनी गति बढ़ा दी। गेट के पास पहुंचकर यूनिया ने धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबी और सीधी आकृति को खड़ा देखा, जो रात में असाधारण रूप से ऊंची दिखाई दे रही थी। लेकिन वह यात्रा से थका हुआ भी था। उसका शरीर ठंडियों से गीला था। भाईयान, वह लोहे के गेट से चिपकी रही, जो अंदर से बंद था, बाहर निकलने में असमर्थ थी। यानसोंग अचानक घूम गया और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों में उछलती लपटों ने यूनिया के दिल को दर्दनाक रूप से झुलसा दिया। यानसोंग ने अपने पैर लोहे के गेट पर रखे और आसानी से ऊपर चढ़ गया और धीरे से जमीन पर उतरा। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसने अपनी लंबी बाह आगे बढ़ाई और इससे पहले कि यूनिया प्रतिक्रिया कर पाती, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे अपने कोट से कसकर लपेट लिया। उसकी गर्मी ने तुरंत ही उस ठंड को दूर कर दिया जो उसे घेरे हुए थी। यह मेरी अधीरता थी जिसके कारण तुम इतनी देर से बाहर आए। सावधान रहना कि तुम्हें सर्दी न लग जाए। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी किशोरावस्था वाली कर्कशता थी, फिर भी ये सुनने में बहुत ही सुखद थी। यूनिया ने उसके आलिंगन से ऊपर देखा। भाई यान, क्या कुछ हुआ है? उसकी स्पष्ट आंखें झपकने लगी, जिससे यानसोंग के गले में हल्की सी हलचल हुई और उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया, मैं पड़ोसी शहर में प्रतियोगिता से रात भर में वापस आया था, बस आपको देखना चाहता था। तो बस यही था। यूनिया ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, क्या भाई यान ने चैंपियनशिप जीत ली? उसने उसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा तुमसे किए अपने वादे निभाऊंगा। ये बहुत बढ़िया है। यूनिया मुस्कुराई, उसकी बाहों में सिमट गई। अब ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी। तुम्हें पूरी रात आराम नहीं मिला होगा? यूनिया ने धीरे से पूछा। यानसोंग ने उसे और कसकर पकड़ लिया, कुछ नहीं कहा। भाई यान, चलो किसी होटल में चलें। यान गीत। यूनिया ने हंसते हुए कहा, भाई यान, तुम्हारा मन कहाँ भटक गया था? मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक से आराम करो, चिंता मत करो, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहूंगी। यानसोंग ने सिर हिलाया, ठीक है। उनके सामने पहली समस्या ये थी कि लोहे के दरवाजों को कैसे पार किया जाए। यानसोंग के लिए तो यह आसान था, लेकिन यूनिया के लिए स्पष्ट रूप से एक चुनौती थी। उसे एक नज़र देखने के बाद यानसोंग ने अचानक उसे सीधा उठा लिया, जिससे यूनिया काफ़ी डर गई। भाई यान, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं? यानसोंग काफ़ी लंबा था और जैसे ही उसने यूनिया के पैर पकड़े, वह आसानी से ऊपर लगी क्षैतिज पट्टियों तक पहुंच गई और झूलने लगी। तभी अचानक अलार्म बज उठा और एक तीखी बीप 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 की आवाज़ निकली, जिससे सिर में दर्द होने लगा। यूनिया का दिल धड़क उठा। भाई यान, जल्दी करो। यानसोंग आसानी से ऊपर चढ़ गया, आसानी से जमीन पर उतरा और यूनिया की ओर अपने हाथ बढ़ाए। नीचे कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। गहरी सांस लेते हुए यूनिया ऊपर से नीचे कूद गई और यानसोंग की बाहों में फंस गई। वह डर के मारे उसकी कमर से चिपक गई, कोआ की तरह उससे लिपट गई। भाई यान, जल्दी करो, चलो यहाँ से निकल जाएं, इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी हमें ढूंढ लें। यानसोंग उसे गोद में उठाकर सड़क किनारे खड़ी एक स्लेटी रंग की स्कोडा कार की ओर बढ़ा। उसने कार का दरवाज़ा खोला, यूनिया को पैसेंजर सीट पर बिठाया, उसकी सीट बेल्ट बांधी और फिर घूमकर ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चला दी।
जब तक सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर खदेड़ा तब तक वे बहुत दूर जा चुके थे। पास में एक मध्यम श्रेणी का होटल पाकर यानसोंग यूनिया को चेक इन के लिए फ्रंट डेस्क पर ले गया और क्लर्क ने उन दोनों को बुरी नीयत से देखा। आधी रात को एक जवान लड़का और लड़की होटल में दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा न हो तो मुसीबत हो सकती है। क्लर्क, जो 40 साल की महिला थी, कंप्यूटर पर बड़बड़ाते हुए बोली, तुम नौजवानों निषिद्ध फल चख रहे हो। क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं? क्या तुम्हारे शिक्षक जानते हैं? यह उम्र कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की है। ओह, बाद में पछताओगे। यानसोंग ने अपने होठों को भींच लिया। उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं क्योंकि उसने महिला को घूरा, लेकिन यूनिया ने उसका हाथ खींच लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ शब्द उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने पहचान पत्र यानसोंग को वापस दिया, उसने सोचा, कितना सुंदर युवक है, इस जवान लड़की को क्यों फुसलाया? और ये लड़की, उसने आह भरी, सचमुच खूबसूरत। यानसोंग ने उनकी पहचान पत्र ले लिए, यूनिया को निर्देशित किया और चले गए, लेकिन क्लर्क ने चुपके से यूनिया को कुछ दे दिया। वस्तु को पहचानते ही यूनिया का चेहरा अचानक लाल हो गया। युवती, तुम्हें अपनी सुरक्षा करना सीखना होगा, मैं तुम्हें बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ, वृद्ध महिला ने सच्चे दिल से कहा। अध्याय 386, 127 स्वाद परीक्षण _2। यानसोंग का चेहरा घड़े के तले जैसा काला था। वे उसके बारे में क्या सोचते थे? यूनिया एक पल के लिए हिचकिचाई, उसे लेने के लिए आगे बढ़ी और अपना सिर नीचे झुकाकर उसने यानसोंग का हाथ पकड़ लिया और भागने के लिए मुड़ी। जब तक वे लिफ्ट में प्रवेश नहीं कर गए तब तक यूनिया लिफ्ट की दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ की हथेली में कोई चीज़ इतनी जल रही थी कि उसका दिल दुखने लगा। यानसोंग ने उसके सिर की ओर देखा। तुम क्या सोच रही हो? यूनिया ने अपने होठों को भींच लिया, अचानक अपना हाथ उठाया, मुस्कुराई और अपनी हथेली खोल दी। उसकी आंखें चमक उठीं। भाई यान, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? यानसोंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, मानो जल गई हो। उसके पतले होंठ और भी कस गए और उसने जी यूनिया पर भौहें चढ़ाईं। क्या तुम पागल हो? तुम्हें उस चीज़ की क्या ज़रूरत है? या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? उसकी गहरी और असीम निगाहें चुपचाप यूनिया के चेहरे पर टिकी थीं। लिफ्ट में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यूनिया का दिल धड़क उठा और वह मुस्कुराए और भौहें चढ़ाते हुए बोली, भाई यान मेरा क्या करेगा? यानसोंग की सांस थोड़ी गहरी हो गई। जी यूनिया, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यूनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जरूर मुझे पता है। मैं जानती हूँ कि मेरा अंकुरित मूंग जैसा शरीर भाईयान को ज्यादा आकर्षित नहीं करता, लेकिन बस मेरा इंतजार करो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी औरत बनना चाहूंगी। जब मैं वयस्क हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से आपकी महिला बनना चाहूंगी। यानसोंग को हमेशा याद रहेगा कि उसने ये शब्द किस तरह कहे थे। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकीली थीं, दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतीपूर्ण। वह छवि उसे जीवन भर याद रहेगी और यह उस क्षण से था, सिर्फ पसंद नहीं बल्कि गहरा प्यार। यानसोंग ने उसे खाली नजरों से देखा। उसकी स्पष्ट घोषणा ने, धिक्कार है, उसे भावुक कर दिया। बिना सोचे समझे उसने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे चूमने के लिए नीचे झुका। ममम, यूनिया ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन यानसोंग ने उसे पीछे हटने का कोई मौका नहीं दिया। डिंग, लिफ्ट आ गई। यानसोंग ने उसे जाने दिया और उसका हाथ खींचकर लिफ्ट से बाहर निकल गया। यूनिया आंसू के कगार पर था। भाई यान, ये धोखा था। यानसोंग ने कहा, तुमने पहले धोखा दिया। यूनिया को पता ही नहीं चला कि उसके हाथ की चीज़ कब गायब हो गई। यानसोंग की आस्तीन खींचते हुए उसने पूछा, क्या तुमने मेरी चीज़ ले ली? तुम्हारी चीज़ किसने ली? यानसोंग ने साफ इनकार कर दिया। यह अभी मेरे हाथ में था, इसे तुम ही ले गए होगे। इसे वापस दे दो, यह मेरा है। यानसोंग ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसी चीज़ की क्या ज़रूरत होगी? अगर कोई इसे देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे परवाह नहीं, यह मेरा है, तुम्हें इसे मुझे वापस देना होगा। यूनिया ने ये कहते हुए उसका दूसरा हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन यानसोंग ने अचानक अपना हाथ ऊपर उठा लिया, अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए। यूनिया पंजों के बल खड़ी होकर भी हाथ नहीं पहुंचा पाए और निराश होकर बोली, तुम मुझे धमका रही हो? क्या होगा अगर मैं तुम्हें धमका रहा हूं? यानसोंग ने एक भौं उठाई, जो एक युवा स्वामी के दुष्ट व्यवहार की तस्वीर थी। अचानक यूनिया ने उसकी कमर पर घुटना मारा। यानसोंग का चेहरा बदल गया और वह झुक गया। यूनिया ने तेजी से उसके हाथ से वस्तु छीन ली। ये स्पष्ट रूप से आपके हाथ में थी। यानसोंग ने उसकी ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर नसें फड़क रही थीं। तुम अपने ही पति की हत्या कर रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया था। यूनिया ने वस्तु सुरक्षित करते हुए कहा, मुझे बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानसोंग खुद को कोसते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तब तक इसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। क्या हम नया नहीं खरीद सकते? यूनिया ने पलकें झपकाईं, फिर लापरवाही से उसे दूर रख दिया। ये 2 साल से अधिक पुराना है, यह शायद कभी समाप्त नहीं होगा, और इसके अलावा इसका अधिक अर्थ है। यानसोंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे और क्या कहे। दोनों ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। यूनिया मुस्कुराते हुए बोली, क्या अभी भी दर्द हो रहा है भाई यान? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मालिश कर दूं? उसने अपना जादुई हाथ आगे बढ़ाया। यानसोंग तेजी से पीछे हट गया। मैं नहाने जा रहा हूं, उसने कहा और फिर तेजी से बाथरूम में भाग गया। यूनिया ने मुंह बनाया। क्या वह इतनी डरावनी थी? होटल का कमरा काफी सुसज्जित था, जिसमें एक बड़ा बिस्तर, हेडबोर्ड के ऊपर एक मंद रोमांटिक दीवार लैंप और एक टीवी और कंप्यूटर सहित सुविधाओं की पूरी श्रृंखला थी। यूनिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने एयर कंडीशनिंग को आरामदायक तापमान पर चालू कर दिया और अचानक कांपने लगी। उसने अपना हाथ माथे पर छुआ। ये ठीक नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसे सर्दी लग गई है। वह भूल गई थी, उस दवा के सेवन के बाद से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई थी, जिससे उसे सर्दी जुकाम होने का खतरा बढ़ गया था। उसके संवेदनशील शरीर के कारण एक बार सर्दी लग जाए तो बहुत जिद्दी होती थी।
उसने कुछ गर्म पानी उबाला, ये सोचकर कि गर्म पानी पीने और सोने से चीजें ठीक हो जाएंगी। बाथरूम से पानी की आवाज गूंज रही थी जब यूनिया खिड़की के पास खड़ी थी, एक कप पकड़े हुए और धीरे धीरे घूंट भर रही थी। कुछ ही देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। यूनिया ने अपना सिर घुमाया और उसकी नाक से खून बहने लगा। यूनिया को सुंदर चेहरे बहुत पसंद थे, उसे सुंदर पुरुषों को देखना बहुत पसंद था। आखिरकार हर कोई सुंदरता की सराहना करता है, लेकिन उसकी नज़र में सबसे सुंदर अभी भी भाई यान था। गीले बालों से अभी भी टपकते हुए बाथरोब में लिपटे हुए उन्होंने सेक्सी छाती की त्वचा का एक उदार विस्तार उजागर किया। कमर के चारों ओर ढीले ढंग से बंधे बाथरोब का किनारा उनके घुटनों तक पहुंच रहा था, जिससे उनके टोंड और लंबे पिंडलियों का हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो घने बालों से ढके थे, जो रूखे दिखने के बजाय एक अद्वितीय सेक्सी अपील, मर्दानगी का सार जोड़ते थे। अध्याय 387 127 स्वाद परीक्षण _3। यूनिया सचमुच बाथरोब उतार फेंकना चाहता था। भाई यान का शरीर विस्फोटक था। नियमित व्यायाम की बदौलत उसकी मांसपेशियां सुडौल थीं, अंग लंबे थे और हालांकि कपड़ों में वह दुबला पतला दिखता था, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े उतारे मांसलता उभर आए। यह विचार कि ऐसा भाई यान उसका है, उसके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। जी यूनिया, अपना लार पोंछो, यानसोंग ने घृणा भरे स्वर में कहा। यूनिया ने हंसते हुए उसकी छाती को छूने के लिए दौड़ लगाई। कितने एब्स हैं? क्या आपके पास एडोनिस बेल्ट है? यानसोंग ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखें गहरी और दबी हुई थीं। आपने नियम बनाए हैं, क्या आप उन्हें तोड़ना चाहती हैं? यूनिया ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, बस देख रहा हूं, मांस का एक टुकड़ा नहीं खोएगा। यानसोंग ने खर्राटे लिए, उसका हाथ छुड़ाया और हेयर ड्राई लेने के लिए मुड़ा। यूनिया ने सहजता से उसे उससे ले लिया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हेयर ड्राई उड़ा देती हूँ। जैसे ही हेयर ड्राई की गर्म आवाज कमरे में गूंजने लगी, यूनिया की कोमल उंगलियां कभी कभी उसके बालों में फिसलने लगी, धीरे से उसके सिर की मालिश करने लगी, जिससे सारी थकान दूर हो गई और उसकी नसों को आराम मिला, जिससे उसे नींद आ गई। यूनिया ने हेयर ड्राई नीचे रख दिया। सब हो गया, अब तुम बिस्तर पर जा सकते हो। यानसोंग ने अपने होंठ भींचे, उसकी ओर देखा। क्या तुम थक गई हो? यूनिया पहले से थकी हुई नहीं थी, पर शायद ठंड की वजह से उसका सिर थोड़ा भारी हो गया था। उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो साथ सोते हैं। किसी कारण से ये पहली बार था जब वह भाई यान के साथ बिस्तर साझा कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बिल्कुल स्वाभाविक, मानो ऐसा होना ही था। उसकी बाहों में लुढ़कते हुए और ऑक्टोपस की तरह उसके अंगों से चिपकते हुए उसने अपने दिल की गहराइयों से खुद से कहा, वह देर सवेर उसकी थी, इसलिए अगर वे एक साथ सोते भी हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यानसोंग बहुत थक गया था। बास्केटबॉल टीम अगली सुबह बस पकड़ने वाली थी, लेकिन वह इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने रात की बस पकड़ी, उसे देखने के लिए बेताब, पूरी रात बिना सोए पिए, और उसका मजबूत शरीर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी खुरदरी उंगलियां उसके गाल को सहला रही थीं और उसने धीरे से कहा, यूनिया, चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। इन शब्दों के साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या उसे भोज में हुई घटना के बारे में पहले से पता था? यूनिया का दिल कांप उठा। क्या इसीलिए वह रातों रात वापस आ गया था? उस पल उसका हृदय स्पर्श और गहरे प्रेम से भर गया। उसने अपने इतने करीब उस सुंदर चेहरे को निहारा, उसकी उंगलियां उसकी भौहों पर हल्के से फिरी, उसकी आंखें गहरे स्नेह से भर गईं। अपनी आंखें बंद करके उसने उसकी बाहों में एक आरामदायक स्थिति पाई। यानसोंग के एक हाथ को अपनी कमर पर खींच लिया और मीठी मुस्कान के साथ सो गई। लेकिन वह इतनी गहरी नींद में सो गई कि वह जाग नहीं सकी, मानो कोई उसे दबा रहा हो, उसका शरीर बहुत भारी हो गया हो और उसके कानों में आवाजें आ रही हों, उसे कौन बुला रहा है। वह परिचित आवाज़, क्या ये भाई यान था? यानसोंग तरोताज़ा होकर उठा और उसने देखा कि यूनिया उसकी बाहों में किसी झींगे की तरह सिमटी हुई है। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन तुरंत बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यूनिया का शरीर भयानक रूप से गर्म था, उसका चेहरा लाल हो गया था, उसे अंदर से बुरा लग रहा था। यूनिया के चेहरे पर थपथपाते हुए उसने कहा, यूनिया उठो। चाहे वह उसे कैसे भी पुकारे, यूनिया जाग नहीं पा रही थी। वह देख सकता था कि वह जागने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी कारण से वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसका दिल धीरे धीरे बैठ गया। उसने अपने कपड़े पहने, यूनिया को अस्पताल ले जाने का इरादा किया, लेकिन उसी पल यूनिया ने उसकी आस्तीन खींची। स्तब्ध होकर आंखें खोली, उसकी आवाज़ कमजोर थी। भाई यान, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अस्पताल, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। यानसोंग डरी हुई थी, उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, मानो किसी भी क्षण उसकी सांसें रुक जाएंगी। यूनिया ने अपना सिर हिलाया और उसकी बाहों से नीचे कूदने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिरने लगी। यानसोंग ने तुरंत उसे कमर से पकड़ा और अपनी बाहों में ले लिया। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती भाई यान, मैं ठीक हूँ, थोड़ी नींद के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी, उसने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखने की बहुत कोशिश कर रही थी। वह दवा नहीं ले सकती थी या इंजेक्शन नहीं ले सकती थी, वह पहले भी इस स्थिति से गुजर चुकी थी, और अगर वह इसे सहन कर लेती तो ठीक हो जाती। क्रोधित होकर यानसोंग का चेहरा पीला पड़ गया। जब तुम्हारी हालत ऐसी है तो तुम अस्पताल कैसे नहीं जा सकते? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा हूँ। यूनिया ने उसकी आस्तीन खींची और सिर हिलाते हुए कहा, भाई यान, मेरी बात सुनो। अस्पताल मदद नहीं करेगा, मुझे नीचे लिटा दो, सोने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं फिर कभी तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी कैसे छोड़ सकती हूँ? कोई भी मुझसे ज्यादा जिंदगी को नहीं संजो सकता, नहीं कोई मुझसे ज्यादा जीना चाहता है। उसकी आवाज़ धीमी होती गई और धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गया। अध्याय 388 127 स्वाद परीक्षण _4।
यान सोंग ने अपने दिल में गहरी कंपन महसूस की जब उसने उसके चेहरे को देखा, बुखार से लाल, और एक पल के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। याद रखो तुमने क्या कहा था। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, क्योंकि अब बुखार को शारीरिक रूप से कम करने का केवल एक ही तरीका था। उसने अटेंडेंट से ढेर सारी सूखी बर्फ ली, उसे एक तौलिए में लपेटकर उसके माथे पर रखा और उसके हाथों को अपने हाथों से रगड़ा। उसका शरीर भयानक रूप से गर्म था और यान सोंग चिंतित और गुस्से में थी। वह अपने आप पर क्रोधित था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने उसे कल रात बाहर बुलाया था जब तापमान बहुत कम था। यह अजीब होगा यदि उसे सर्दी न लग जाए। ये सब मेरी गलती है, यान सोंग ने कहा और उसके हाथ को अपने चेहरे पर थपथपाया। तभी फोन की घंटी बजी। यान सोंग ने फोन निकाला और होंठ भींच लिए। फोन जुआंग जियुए का था, जिसमें उसने पूछा था कि वह घर कब आएगा। उसने बताया कि वह दोस्तों के साथ एक पार्टी में है और आज घर नहीं लौट पाएगा। अंकल यान ने कहा कि तुम कल रात वापस आए और अपने पिता की एक कार भी ले गए। जूंग जियुए की आवाज़ संदेह से भरी थी। हाँ, मुझे कुछ काम निपटाने थे। वापस आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। बास्केटबॉल लीग के बाद स्कूल ने सभी सदस्यों को एक दिन की छुट्टी दे दी और सौभाग्य से कल सप्ताहांत था। यान सोंग को अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फोन रखने के बाद उसने बिस्तर पर पड़ी बेहोश लड़की को देखा। उसके बाल ठंडे पसीने से भीगे हुए थे और उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसके होंठ पीले और सूखे हुए थे। वह विशेष रूप से कमजोर लग रही थी। यान सोंग बिस्तर के पास बैठा उसके चेहरे को घूर रहा था। उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। वह पहले कभी इतना घबराया नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह न जानते हुए कि वह कितनी देर से बेहोश थी, युनिया ने कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं और अचानक उसे गले लगा लिया गया। आलिंगन इतना कड़ा था कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। भाई यान, मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। यान सोंग ने जिद करके उसे कसकर पकड़ लिया। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना डर गया था। युनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके कंधे पर झुक गई। मुझे माफ कर दो। तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? अगर मैं तुम्हें कल रात घसीट कर बाहर न ले जाता तो तुम्हारी हालत ऐसी न होती। यान सोंग ने खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा से कहा। युनिया ने सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी अपनी गलती है। भाई यान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या भविष्य में तुम मुझसे घृणा करोगे? उसने सावधानी से पूछा। उसकी आंखें बंद होते ही धुंधली पड़ गईं। इस बार उसने भाई यान को अवश्य ही चौंका दिया होगा, लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका सामना उन्हें देर सवेर अवश्य करना था। यान सोंग ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया, ऐसी ताकत से कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपने मांस और हड्डी में मिला लेना चाहता हो। क्या बकवास कर रहे हो? यान सोंग ने जोर देकर कहा। मूर्ख, मैं तुमसे घृणा कैसे कर सकता हूँ? मैं केवल अपने आप से घृणा करता हूँ कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। युनिया ने अपने होंठ भींच लिए। मैं बेहतर बनने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हारे लायक बनने की। उन शब्दों के पीछे का अर्थ कुछ ऐसा था जिसे यान सोंग कभी नहीं समझ सकती थी, फिर भी उसमें उसके पिछले जीवन की सारी लाचारी और उदासी समाहित थी। उसके दिल में गहरे दबे रहस्य उस पर भारी घंटी की तरह भारी पड़ रहे थे, लगातार उसे उसके डर की याद दिला रहे थे कि यह खुशी एक भ्रम है, एक सपने की तरह क्षणभंगुर। एक बार सपना समाप्त हो गया तो वह अभी भी अकेली जी युनिया होगी। नहीं, यह उसका एकमात्र अवसर था। उसे इस खुशी को मजबूती से थामे रखना था जो उसने पुनः प्राप्त की थी, भले ही इसका अर्थ यह हो कि उसे कभी नहीं छोड़ना था, यहाँ तक कि मृत्यु में भी। मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी अच्छी हो। उसने उसके बालों को चूमा और उसकी पीठ हल्के से थपथपाए। उसकी चिंता, उसकी घबराहट, वह ये सब महसूस कर सकता था, और इसके लिए वह और भी अधिक कोमल और सहानुभूतिपूर्ण महसूस करता था। युनिया ने अपने सूखे होंठ खोले। भाई यान, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। यान सोंग ने तुरंत उसे जाने दिया, उसे पानी पिलाने के लिए मुड़ा, और हालांकि युनिया ने पानी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, यान सोंग ने उसे सीधे उसके होठों तक पहुंचाया, एक हाथ से उसके सिर को सहारा देते हुए। अपना मुंह खोलो। युनिया मुस्कुराई, उसे अपनी देखभाल का आनंद आ रहा था। एक गिलास पानी पीने के बाद युनिया ने अपना मुंह पोंछा और पूछा, अभी क्या समय हुआ है? दोपहर के 4 बजे। युनिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैं पूरे दिन बेहोश रही। यान सोंग ने गिलास मेज पर रखा और उसका तापमान जानने के लिए उसके माथे को छुआ। छूने पर ठंडक महसूस हुई, सचमुच बुखार उतर गया था। वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उठो, चलो खाना खाते हैं। एक दिन बेहोश रहने के बाद उसका पेट सचमुच गुर्रा रहा था। युनिया ने अपना कोट पहना, जो एक बुना हुआ कार्डिगन था। हालांकि पतला नहीं था, पर हवादार था। यान सोंग ने अपनी काली जैकेट युनिया पर डाल दी। ये पहनो। युनिया ने अपनी जैकेट पहनी हुई थी, जो उस पर खास तौर पर बड़ी लग रही थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वह मुस्कुराई। मुझे आपके कपड़े पहनना पसंद है। यान सोंग ने शरारत से उसकी नाक थपथपाई। भविष्य में मेरे सारे कपड़े तुम्हारे पहनने के लिए हैं, अगर तुम्हें वे बदसूरत न लगें। ये कहते हुए उसने युनिया के कंधों पर अपना हाथ रखा और वे कमरे से बाहर चले गए। कमरे से बाहर निकलते ही उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिली जो कल रात वाली थी। ये देखकर कि वे पूरा दिन कमरे में ही रहे थे, उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं और वह मन ही मन सोचने लगी कि आजकल नौजवानों की सहनशक्ति कितनी अच्छी होती है। उस नज़र से युनिया ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा यान सोंग के सीने में छिपा लिया। यान सोंग ने काउंटर पर उंगली थपथपाते हुए ठंडे स्वर में कहा, जल्दी करो। अध्याय 389, 127 स्वाद परीक्षण _5। यान सोंग को पहचान पत्र सौंपते समय वे उसे यह याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सके, युवक, शांत रहो, भोग विलास तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यान सोंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा और युनिया को अपनी बाहों में लेकर चला गया। उसकी छाती से टिककर युनिया अपने मुंह के कोनों को मोड़कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। यान सोंग ने पूछा कि वह क्या खाना चाहती है, और एक पल सोचने के बाद युनिया ने कहा, चलो पर्पल गोल्ड रोड पर चुजियांग मंडप में चलते हैं।
यान सोंग ने सिर हिलाया, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और अगले चौराहे पर कार मोड़ दी। चू जियांग मंडप। वेटर ने यूनिया को पहचान लिया और जैसे ही उसने उसे अंदर आते देखा, उसने तुरंत उत्साहपूर्वक उसका अभिवादन किया। हमने आपके लिए निजी कमरा रखा है, कृपया इस ओर आइए। यूनिया ने यान सोंग को निजी कमरे में खींच लिया। वेटर आहले ने तुरंत बड़ी सावधानी से चाय परोसी। क्या मैं आपके लिए मास्टर चांद को ले आऊं? यूनिया ने पूछा। क्या वह रेस्तरां में है? आहले ने तुरंत जवाब दिया। वह आज सुबह यहाँ था, लेकिन दोपहर को बाहर चला गया। अगर युवती उसे देखना चाहती है तो मैं भाई चांद को ढूंढने जा सकता हूँ। यूनिया ने अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ सिर्फ साधारण भोजन के लिए आई हूँ। अंकल चांद को अपना काम करने दो। आहले ने वहां बैठे सुंदर और अलग थलग युवक पर एक नज़र डाली और उसकी असाधारण आभा को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। बार बार सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी रसोई में तुम्हारे लिए सबसे अच्छे व्यंजन तैयार करवाती हूँ। यूनिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, ज़रूरत नहीं है, घर का खाना ही चलेगा और हल्का खाना। मैं ज़्यादा नहीं खा सकती और यह बेकार होगा। आहले ने तुरंत सिर हिलाया और पीछे हट गई। यूनिया ने अपनी ठोड़ी को हाथ से सहारा देते हुए अपने सामने बैठे युवक की ओर देखा। भाई यान, आज हम खाना खाकर भागेंगे। यान सोंग ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारा समर्थन करने में असमर्थ नहीं हूँ। यूनिया हंसा। ओह भाई यान, अब एक छात्र है, आपको इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? यान सोंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, आप मुझे कम मांगते हैं, कम से कम आपका समर्थन करना कोई मुद्दा नहीं है। यान परिवार में बिगड़े युवा गुरुओं को पालने से रोकने के लिए कठोर पारिवारिक अनुशासन था, इसलिए यान परिवार के वंशज, खासकर यान बंधु, अपने खर्चे पर संयम रखते थे। वे कभी कार से स्कूल नहीं आते जाते थे, बल्कि आम छात्रों की तरह कभी कभी साइकिल या बस से आते जाते थे। फिर भी यह उनके रगों में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाले कुलीन रक्त को छिपा नहीं सका। यूनिया को पता था कि हाई स्कूल के बाद से यान सोंग ने अपने परिवार से एक पैसा भी नहीं लिया था। विभिन्न प्रतियोगिताओं में मिली इनामी राशि और स्कूल से मिली छात्रवृत्तियां उसकी फिजूल खर्ची के लिए काफ़ी थीं। जल्द ही व्यंजन परोसे गए। हालांकि यूनिया ने कहा था कि कुछ सरल ही काफ़ी होगा, लेकिन सरलता में ही जटिलता छिपी थी। व्यंजनों से भरी मेज़ ने उसकी आंखें चौंधिया दीं। खाने के बाद यान सोंग यूनिया को घर ले गया। लौटते हुए यूनिया ने बस स्टॉप के साइन बोर्ड और शॉपिंग मॉल की एलईडी स्क्रीन पर विज्ञापन देखे। कल रात 8:50 बजे जियांगजो टेलीविजन स्टेशन का प्रमुख संगीत प्रतिभा शो द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस बड़ी धूमधाम से शुरू होगा। 4 मुख्य मार्गदर्शकों और लोकप्रिय प्रतियोगियों की तस्वीरें पोस्ट की गईं, जिनमें से सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला एक युवक था, जो पूरी तरह काले वस्त्र पहने हुए था, विस्फोटक शांत मुद्रा में, सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ, एक हाथ गिटार पर, विद्रोही विस्फोटक शक्ति का भाव प्रकट कर रहा था, जिसका शीर्षक था प्रतिभाशाली युवा। उसके पीछे एक युवा लड़की की प्रोफाइल थी, जो लहराती हुई सफ़ेद पोशाक में थी, धुंधली और रहस्यमयी, जो और भी अधिक उत्सुक बना रही थी, जिसका शीर्षक था सोल सिंगर। लाल बत्ती का इंतजार करते हुए यूनिया ने शॉपिंग मॉल की एलईडी स्क्रीन पर चल रहे कॉन्सेप्ट ट्रेलर को देखा, जिसमें आकर्षक छोटे प्रेम गीत, मधुर अलौकिक क्लासिक कवर थे, जो सहजता से लोगों की आत्माओं पर कब्जा कर रहे थे। यान सोंग उसकी नज़रों का पीछा करते हुए संगीत कार्यक्रम के ट्रेलर पर गया। उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उस पर एक नज़र डाली और फिर नज़रें फेर लीं। कल रात को देखना याद रखना। यान सोंग ने भौहें उठाईं। क्यों? एक आश्चर्य होगा, यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही हरी बत्ती हुई, कार धीरे धीरे यातायात कतार में आगे बढ़ी। ठीक है, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यह ऐसा ही है, मैं उस युवती की रक्षा करने में विफल रहा, मैं मैडम से मुझे दंडित करने का अनुरोध करता हूँ। लीनान ने अपना सिर झुका लिया, उसके हाथ अनायास ही उसकी आस्तीन के नीचे कस गए। अस्पताल के कमरे का वातावरण इतना दमघोंटू था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था। थोड़ी देर बाद महिला की कोमल और प्यारी आवाज़ ऊंची हुई, तुम सचमुच मौत के लायक हो। लीनान का दिल जोर से धड़क उठा। क्या तुम जानते हो कि तुम मृत्यु के पात्र क्यों हो? लीनान ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। मैं उस युवती की रक्षा करने में असफल रहा। नहीं, लीनान चौंक गया, उसने आश्चर्य से ऊपर देखा। सोफे पर बैठी महिला की कोमल निगाहें किसी के भी दिल को छू जाती थीं। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने उस युवती को समय पर सलाह नहीं दी और उस लड़की को अपने साथ खेलने दिया। तुम इसी अंजाम के लायक हो, उसने कहा। क्या उस महिला को अपनी बेटी की सबसे ज्यादा चिंता नहीं थी? अब वो क्यों? उसे सबक सीखने की जरूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये परिवार उसके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए काफी नहीं रहेगा। हालांकि इस जीयूंगा में वाकई कुछ हुनर है, उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा और ध्यान से पुरानी बातें याद करने लगी। अध्याय 390 127 स्वाद परीक्षण _6। उसकी माँ, क्या वह जीलानी है? उस महिला को कैसे पता? हे, उसका स्वर उपहास से भरा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसकी बेटी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह महिला और जीलानी एक दूसरे को पहले से जानते हों? मैं एक पुरानी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, जब वो उठे तो मुझे फ़ोन करना। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह महिला ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चली गई। लीनान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और सोफे पर गिर पड़ी। उसे वह महिला कुछ अजीब लगी। वह कई सालों से युवा मिस की सेवा कर रही थी और युवा मिस का घमंडी और दबंग स्वभाव दरअसल उस महिला ने ही पाला था। वह महिला लगभग हमेशा युवा मिस की मांगों को पूरा करती थी। जब युवा मिस यान सोंग के प्यार में पड़ गई और पढ़ाई के लिए जियांगजू जाने की जिद करने लगी, तो पहली बार महिला ने उसकी बात को दृढ़ता से ठुकरा दिया। युवा मिस ने विरोध में 3 दिन तक भूख हड़ताल की, लेकिन आखिरकार महिला अपनी बेटी की जिद के आगे न झुक सकी और उसे जियांगजू जाने देने के लिए मान गई और राजधानी में दूर रहते हुए भी युवा मिस के जीवन के हर विवरण को बारीकी से व्यवस्थित किया। और अब जब युवा मिस को इतना अपमान सहना पड़ा था, तो वह महिला तुरंत बदला लेने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि कह रही थी कि युवा मिस इसकी हकदार थी। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी।
बहुत देर नहीं हुई थी कि ये शियाओ शियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह सहज ही अपना चेहरा छूने के लिए आगे बढ़ी और अचानक चिल्लाई, मेरा चेहरा। लिनान जल्दी से आया, मिस, आप जाग रही हैं। ये शियाओ शियाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका अपना हाथ भी पट्टियों में बंधा हुआ था और वह मजबूती से पकड़ नहीं पा रही थी। क्या मेरा रूप बिगड़ गया है? उसने तीखी आवाज़ में पूछा। लिनान ने अपने होंठ भींचे, मिस, आपका चेहरा खराब नहीं होगा। मैं कैसे नहीं हो सकती? उसने पहले भी इतने लोगों पर जहर का परीक्षण किया था, उसे इसकी विषाक्तता का एहसास कैसे नहीं हो सकता था? अपने शरीर के बैंगनी और मवाद से भरे होने के विचार से ही उसका मन हत्या करने को कर उठा। जी यूनिया, उसने दांत पीसते हुए नाम उगल दिया, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। मिस, उत्साहित मत होइए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चिकित्सा अब इतनी उन्नत हो गई है, वे निश्चित रूप से आपको ठीक कर देंगे। इसके अलावा उस महिला ने आपके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को नियुक्त किया है। आपको निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, लिनान ने उसे आश्वस्त किया। क्या मेरी माँ आई? वह कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वह महिला थोड़ी देर बैठने के बाद चली गई। उसने कहा कि वह एक पुरानी दोस्त से मिलने जा रही है। अच्छा, जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि जब तुम उठो तो उसे फ़ोन कर देना। रुको मिस, मैं उस महिला को फ़ोन करती हूँ, उसने अपना फ़ोन खिड़की की ओर बढ़ाते हुए कहा। महिला ने कहा कि वह जल्द ही यहाँ आएगी। कुछ सोचते हुए ये शियाओ शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे लिए झाओ कियान को बुलाओ। लिनान हिचकिचाया, लेकिन कॉल करने के लिए मुड़ा। शाम को लेडी ये आई और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ये शियाओ शियाओ रो पड़ी और खुद को उन पर फेंक दिया। माँ, आपको मेरा बदला लेना होगा। देखो दूसरों ने मेरे साथ क्या किया है, सिसक रही हूँ। आपको मेरा बदला लेना होगा। आमतौर पर उग्र और दबंग रहने वाली मिस ये लेडी ये को देखते ही रोने धोने लगी और दूसरों के सामने अपना हमेशा का रौबदार अंदाज पूरी तरह से खो दिया। लेडी ये ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, ठीक है, रोना बंद करो। मुझे पहले से ही पता है कि क्या हुआ था। क्या ये तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम नहीं है? यह मेरी गलती कैसे हो सकती है? ये स्पष्ट रूप से उस कुतिया का दोष है। ज़ियाओ ज़ियाओ, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, लेडी ये ने निराशा से कहा। ये शियाओ शियाओ का दिल बैठ गया। माँ, मैं गलत नहीं हूँ, उसने जिद करते हुए तर्क दिया। तुम्हारी गलती यह है कि तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख बन रही हो। शुरू से ही उन्हें तुम्हारे इरादों का पता था और इसीलिए उन्होंने तुम्हारी योजनाओं को तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिया और तुम्हें अपने ही बनाए जाल में फंसा दिया। क्या तुम्हें अपनी मूर्खता की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? लेडी ये की आवाज़ कोमल थी, फिर भी उसमें बेवजह कठोरता का भाव मिला हुआ था। ये शियाओ शियाओ ने अपना सिर नीचे झुका लिया, मैं गलत थी। लेडी ये मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो बदल जाओ। तुम अब भी मेरी अच्छी बेटी हो। तुम वाकई बहुत होशियार हो, बस तुम बहुत ज़्यादा उतावली हो और शांत नहीं हो सकती। अगर तुम थोड़ी और सावधान होती तो तुम इतनी आसानी से किसी और के जाल में नहीं फंसती। आज रात मेरे साथ राजधानी शहर आओ। ये शियाओ शियाओ अचानक पीछे हट गया, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। लेडी ये ने आह भरी, ज़ियाओ ज़ियाओ, मूर्ख मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम मास्टर यान का दिल जीत लोगी? नामुमकिन। अगर तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो तो अपनी माँ की बात मानो और मेरे साथ राजधानी शहर वापस आ जाओ। चाहे वह किसी को भी पसंद करे, अंत में जिस महिला से वह शादी करेगा वह निश्चित रूप से समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाली होगी और तुम्हारे पीछे पूरा ये परिवार खड़ा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरी महिलाओं से प्रतिस्पर्धा क्यों करो? तुम कुछ न करके पहले ही जीत चुकी हो। ये शियाओ शियाओ आश्चर्यचकित रह गया। माँ, क्या आप गंभीर हैं? आगे की कहानी सुनाने के लिए VMstory वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।